हर रोज़ एक फ़कीर हमारे घर आता था तो मेरी सास उसको कमरे में ले जाती। कुछ महीने बाद मेरी सास प्रेग्नेंट हो गई और सबसे कहने लगी फ़कीर की दुआ का असर है। सास ने जब बच्चा पैदा किया तो पूरे मोहल्ले की चीखें निकल गई क्योंकि वह बच्चा आधा था। जब उस बच्चे को कब्र में रखा गया तो उस फ़कीर ने बच्चा उठा लिया और ऐसी बात बताई कि सबके होश उड़ गए। मेरी सास तो मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, जैसे वह झूठ बोल रहा हो। भला कोई औरत इस हद तक कैसे जा सकती है? वह झूठ बोल रहा था। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो मैंने उसको अनसुना कर दिया और वापस घर की तरफ जाने लगी। जब एकदम वह मेरे सामने खड़ा हुआ और बोलने लगा, उसकी बात सुनकर सांस रुक गई। मैंने पलटकर अपनी सास को देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। अभी मैं उससे कुछ पूछने लगी थी, इसलिए मैंने 2 कदम उसकी तरफ लिए। तभी फ़कीर की बात सुनकर मेरे कदमों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसने मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरी शादी मेरे पापा के दूर के रिश्तेदारों में हुई थी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि मुझे वह अपने होने वाले ससुराल वाले बहुत अजीब लगते थे। उनकी अजीब अजीब बातें, बात करने का अंदाज, उनकी हरकत, जिन्हें देख कर लगता ही नहीं था वे सब इंसान हैं। वे लोग बिल्कुल जाहिल लोगों की तरह रहते थे और यहाँ तक के पहनना ओढ़ना भी उनका ऐसे ही था कि मुझे उन्हें देखने का दिल ना करता था। उनका हर अंदाज मुझे शक में डालता था। यही वजह थी कि मुझे इस रिश्ते से एतराज़ था। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये रिश्ता टूट जाए, मगर हैरत थी वह लोग किसी बात का बुरा न मानते। मुझे उन सब से नफरत होने लगी। मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए आप लोग मुझ पर ज़बरदस्ती ना करें। मगर वह मेरे पापा जी से डरती थी। तभी खामोशी से शादी करने का मशवरा देने लगी और फिर रोज़ ही वह मुझे समझाती। उनका कहना था वे फ़कीर बहुत अच्छे हैं और निभाने वाले हैं। काश उन्हें पता होता जिन्हें वह अच्छा समझ रही है वह कैसे किरदार के मालिक थे। मगर अफसोस वह उन सब से अनजान थी। उन्हें घर में ज़िंदगी गुजारने की वजह से बाहर की दुनिया की खबर ना थी। मैं नहीं जानती थी लोग कितने चेहरे लिए फिरते हैं, कैसे कैसे ज़िंदगी तबाह करते हैं और फिर पलट कर देखते भी नहीं। वह तो मासूम थी जिनके लिए इंसानों का सिर्फ एक चेहरा था, जिन्हें वह देखती थी तभी मुझे भी समझाती कि ज़्यादा सोच रही हो। मैंने उनसे कोई और बात करने का ना सोचा और फिर मैंने पापा से बात करने का फैसला किया और उनका इंतज़ार करने लगी। रात 10 बजे वे घर वापस लौटे तो मैं उनके लिए खाना वगैरह लेकर उनके पास गई। उन्हें खाना दिया और वहीं बैठकर उनके फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। क्या बात है बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो? वैसे तो 8 बजे ही सो जाती हो। पापा जी के सवाल पर मैंने सर झुका लिया। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह बात करूं। डर भी था कहीं उन्हें बुरा लग गया तो मैं क्या करूंगी, कैसे उन्हें मनाऊंगी, इसलिए मैं कंफ्यूज बैठी थी। जब पापा ने कहा बेफिक्र होकर बात करो, मैंने सर झुका लिया और बात करना शुरू कर दिया। पापा जी, मुझे बात करनी है। मेरा इतना कहने पर वह उठकर मेरे पास बैठ गए और बोले, बोलो बेटी। उनके कहने पर मैंने उन्हें देख कर कहा, मैं ये बात करके सही करूंगी। कहीं मेरी इस बात की वजह से उनका दिल तो नहीं दुखेगा। मैं इतनी सोचों के दरमियान कैसे बात करती। फिर भी पूरी हिम्मत की तो वे फिर से मुझसे पूछने लगे कि बेटा, मुझे कोई परेशानी तो नहीं? मैंने सर में ना हिलाया। उस वक्त माँ भी पापा के लिए चाय ले आई और मुझे जाकर सोने को कहने लगी। ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा। अभी मैं दरवाजे से 2 कदम ही चली थी जब अंदर से पापा की बात कानों पर पड़ी तो मैं वहाँ रुक गई। पापा मेरे ससुराल वालों के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर मेरे कदम लड़खड़ा गए। मुझसे वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी गिर जाऊंगी, इसलिए दीवार का सहारा लेते अपने कमरे की तरफ जाने लगी। बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पहुँची थी। बिस्तर पर बैठते ही मेरे शरीर ने जवाब दे दिया और रोती रही। ये कैसी आजमाइश में डाला जा रहा था मुझे? क्या मुझे पापा के लिए शादी करनी पड़ेगी, जो मैं करना नहीं चाहती थी? मैंने खुद से पूछा, हाँ, मुझे करना होगा किसी भी हाल में। मैं कभी अपने पापा जी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मैं तो उनकी लाडली और सबसे समझदार बेटी थी। मैं कैसे इनकार करती? अच्छा हुआ जो मैंने इनकार नहीं किया, बहुत अच्छा हुआ। मैं खुद से बातें करने लगी। शादी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी और मैं बेबसी की मूरत बनी सब होता देख रही थी। हाथ में कुछ भी नहीं रहा था। मैं चाह कर भी कुछ ना कर सकी और मेरी शादी बहुत धूमधाम के साथ हो गई। मैं कमरे में बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी जो ना जाने कहा था। इस दौरान मुझे नींद आ गई। कुछ ही देर बाद अपने चेहरे पर हाथों की गर्दिश महसूस करके मेरी जान निकली और मैं उछलकर खड़ी हो गई। सामने देखा तो सांस रुक गई और दिल किया कि वहां से भाग जाऊं, मगर जा नहीं सकती थी। जाती कैसे? रिश्ता निभाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। सामने बैठा शख्स कुछ देर पहले ही तो मेरा पति हुआ था। उसके इशारे करने पर मैं वापस जाकर बैठी। वह मुझसे तकरीबन 7 या 8 साल बड़ा था। वह मुझसे बातें करने लगा
उसकी सब बातें अपनी माँ से यानी मेरी सास के लिए थी। हर बात पर उसका यही कहना था, मेरी माँ मेरी ज़िंदगी है। मुझे उस पर खुशी हुई। जो मर्द अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता है, अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करेगा। मैं यही सोच सोच कर खुश थी, मगर मुझे क्या पता था उसकी अपनी माँ से इस कदर मोहब्बत मेरे लिए कौन सी सज़ा बनकर रह जाएगी। मैं इस बात से अनजान थी और ख़ुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। जब उसकी अगली बात पर मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी कि ये कोई ख्वाब है या फिर वह ख्वाब था जो कुछ देर पहले मेरी आंखों में बसा था। फिर रात गुजरने लगी। अगली सुबह सास ने नाश्ता खुद बनाया तो पति ने उस बात का गुस्सा मुझ पर किया। मैं समझ न सकी कि वे चिल्ला क्यों रहे हैं। नई नवेली दुल्हन पर उनका चिल्लाना मुझे अजीब लगा। खैर मैं खामोश रही। दिन गुजरने लगे। मेरे ससुर की तबीयत बिगड़ रही थी। वे मुकम्मल तौर पर बिस्तर से लग चुके थे, लेकिन न सास को फिक्र थी और ना ही मेरे पति को और ना किसी और को। सब अपने अपने कामों में मसरूफ रहते थे, जैसे आम दिनों में होते थे। मैं ससुर को खाना वगैरह देती थी, मगर बाकी काम मुझसे ना होते। सास ने कहा तो उसने जवाब दिया। मैं उसे सुनकर हैरान रह गई कि कोई औरत अपने पति के लिए ऐसे कैसे बात कर सकती है। मुझे उन सब से दिन पर दिन और ज़्यादा नफरत होती जा रही थी। और फिर उन सब की लापरवाही की वजह से एक सुबह मेरे ससुर की मौत हो गई। मेरे लिए बहुत दुख की बात थी। जनाजे के अगले दिन मैं सुबह अपने कमरे में बैठी उनके लिए कुरान पढ़ रही थी, ताकि उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर सकूं। जब मेरी ननंद मेरे कमरे में आई, भाभी नाश्ता तो बना लो उठकर। वह इतने ख़राब लहजे से बोली, मैंने एक नज़र से देखा तो मुझे कहीं से नहीं लगा उसके पापा की कल मौत हुई है। वह कहीं से भी दुखी नहीं लग रही थी। जब मेरी ननंद मेरे कमरे में आई, भाभी नाश्ता तो बना लो उठकर। वह इतने ख़राब लहजे से बोली, मैंने एक नज़र उसे देखा, वो मुझे कहीं से सही नहीं लगी। उसके पापा की कल मौत हुई है। वह कहीं से भी दुखी नहीं लग रही थी। मैं उठकर नाश्ता बनाने लगी। सबसे आराम से नाश्ता किया जैसे पहले करते थे, मगर मेरे हलक से एक निवाला नहीं उतर रहा था। मुझे तो उन्हें देखकर हैरत हो रही थी। वे सभी बातें करते नाश्ता कर रहे थे। मैं उठकर वहाँ से कमरे में आ गई। दिन यूं ही गुजरने लगे और 6 महीने गुजर गए। मेरे ससुर की मौत को उन दिनों सास ने खुद को बहुत बदल लिया था। कभी बालों में रंग लगाती तो कभी हाथों पर मेहंदी लगाती। मैंने उन्हें ऐसा करते कभी ससुर के सामने नहीं देखा था। मैं खामोश होकर उन्हें देख रही थी, क्योंकि उनके बच्चों को वह ऐसे ही प्यारी लग रही थी। मैंने जब अपने पति से इस बात का जिक्र किया तो वह बोले, करने दो, तुम्हारा क्या जाता है, अपने काम से काम रखो। उसने जिस तरीके से, जिस लहजे में उस दिन मुझे जवाब दिया था, कभी मुझसे वैसे बात नहीं की थी। इसी वजह से मैंने खामोश रहना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं सहन की सफाई कर रही थी, जब सास एक फ़कीर को लेकर अंदर दाखिल हुई। मैंने जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया और सास की तरफ देखा तो वह बोली, दम करवाना है मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। उनकी बात में मुझे कहीं से भी सच्चाई नज़र ना आई, क्योंकि वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। मैं उससे पहले उन्हें कुछ कहती, वह उस फ़कीर को लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं उन्हें देखती रह गई। मुझे समझने का मौका तक न मिला ये क्या हुआ है, और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं वहीं रहकर उनके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। ऐसा कौन सा दम था जो उन्हें अपने कमरे में फ़कीर के साथ बंद होकर करवाना था। मैं यही सोचती रह गई, उनके बंद कमरे के दरवाजे को देख रही थी। काफ़ी देर गुजर गई। अब तो मैं भी थक चुकी थी, इसलिए बैठ गई। जब दोनों निकले तो शाम हो चुकी थी। सास को देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। वह इस फ़कीर को बाहर छोड़ने गई और वापस आकर मेरी तरफ एक भी नज़र से न देखा और सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं इनसे जो पूछना चाहती थी वह पूछ न सकी। अगले दिन भी यही हुआ और अब ये रोज़ होने लगा था। मेरे पति देवर और ननंद खामोशी से तमाशा देखते रहते थे। कितनी अजीब बात है, माँ किसी के साथ घंटों कमरे में बंद रहती थी और औलाद बेफिक्री से ज़िंदगी के मज़े ले रही थी। मेरे लिए वे सब समझना हद से ज़्यादा मुश्किल था। मेरा दिल करता था वहाँ से भाग जाऊँ, मगर भाग नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में बंद रहने लगी। एक शाम कमरे से निकली तो सास की तरफ नज़र पड़ी, जो सहन में बिछी चारपाई पर लेटी हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनके करीब गई और कहा, माँ जी, आपकी तबीयत खराब है क्या? मेरे पूछने पर वो उठ बैठी। तुम क्यों पूछ रही हो? तुम तो हर वक्त कमरे में बंद रहती हो। इस घर की बहू हो, फिर भी तुम किसी का ध्यान नहीं रखती, ना किसी की फिक्र करती हो। इंसान देख लेता है सास बूढ़ी है, कैसे सारे काम करेगी। वह बोल रही थी जैसे मैंने खुद को कमरे में बंद करके उन पर सारे काम डाले हो। मैं हर काम वक्त पर कर रही थी, बस उन सबसे मिलती कम थी। मुझे उन सबसे मिलने का कोई शौक नहीं रहा था, नफरत थी, मगर अब उलझन होने लगी थी, इसलिए खुद को उनसे दूर रख रही थी।
ताकि उन सब के इस रवैये को देखकर पागल न हो जाऊं। अब अगर मैं उनसे कहती मैं सारा काम कर रही हूँ तो वे मुझे झूठा कहती या इस बात पर लड़ाई करती कि मैं उन्हें सुना रही हूँ। इसलिए मैं खामोश रही और उनकी तरफ देखने लगी। अब देखो, सुबह से तबीयत खराब है और तू और सारे घर वालों के खाने की फिक्र अलग है। वे एक बार फिर मुझे ताने मारती गई। फिर मैं बोली, आप आराम करें, मैं संभाल लूंगी सब। मैंने गहरी सांस लेते कहा। उठकर बोली, तुम अगर पहले संभाल लेती तो मैं कभी इस हालत में तक ना पहुंचती। उनके जैसे मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मुझे उनकी बात अच्छी लगी ना, जाने क्यों ऐसा लगा जैसे वे कहना कुछ और चाहती थी और कह कुछ और रही थी। वे अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं उनके साथ अस्पताल गई तो वे वहाँ से जो खबर मिली उसने मुझे हिला कर रख दिया था। मेरे लिए यकीन करना नामुमकिन था। पत्थर की मूरत बनी उन्हें देख रही थी जो यूँ बैठी थी जैसे सब नॉर्मल हो। उनका सुकून मुझे किसी तबाही के आने का पैगाम लग रहा था। वह मुझे लेकर घर वापस आ गई। बात ऐसी थी कि मैं किसी को बता न सकती थी। मेरी अपनी गर्दन शर्मिंदगी से झुक जाती और सास तो आराम से सब काम कर रही थी। मेरी सास प्रेग्नेंट थी। मेरे लिए इस बात पर यकीन करना दिन को रात कहने के बराबर था। पूरा घर ये बात जान गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इज्जत तो खाक हो जाएगी। और ऐसा क्या करूं मैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा सब सोचते सोचते दिमाग खराब हो चुका था मगर कोई हल नहीं मिल रहा था। मैं दिन रात उसी सवालात को सोचती रही और फिर वह दिन आ गया जब ये बात सबको पता चल गई। मुझे लगा था घर में तमाशा होगा मगर वहाँ तो किसी ने उफ तक नहीं की। सब फिर से आम रूटीन के हिसाब से चल रहे थे और ऐसे जैसे किसी को फर्क ना पड़ा हो। और मेरे लिए वहाँ रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था और मैं फिर भी वहाँ थी। वह फ़कीर अब नहीं आता था, शायद इसलिए कि उसका काम पूरा हो चुका था। मैंने वापस घर जाने का फ़ैसला किया तो मुझे उस रात पापा की माँ से कही बात याद आई तो मुझे वापस रहना पड़ा। मैंने अपनी बेटियों को बहुत मोहब्बत से पाला है, ये मेरी सबसे लाडली है। मगर अफसोस ये है, मुझे सारी ज़िंदगी इस बात का दुख रहेगा कि ये मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं कभी उसकी शादी वहाँ ना करती मगर क्या करूँ, मजबूरी है। और कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ। वह औरत इसकी सास तो बाद में बनेगी, पहले तो वह इसकी खाला है और खाला तो भांजा भांजी पर जान लुटा देती है। वह उसका बहुत ख्याल रखेगी। काश ये बात किसी को पता ना होती। अगर मरने से पहले उसकी माँ ने वादा ना दिया होता। उसकी शादी उसकी खाला के घर करने पर मजबूर हो गया हूँ। दिल नहीं मानता उसे वहाँ भेजने पर, लेकिन मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकती। पापा की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी थी। अगर मेरी सास ऐसी है तो मेरी माँ कैसी होगी। बहनें तो एक दूसरे की कॉपी होती है। अगर ये इस हद तक गिर सकती है तो मेरी सगी माँ, इतना सोचते ही मेरा दिमाग फटने लगा था। जैसे जैसे डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल चुकी थी कि मेरी सास प्रेग्नेंट है, वह भी उस उम्र में। और पति के मरने के बाद सभी इस बात पर थू थू कर रहे थे। पहले कोई ना कोई औरत चक्कर लगाती थी मगर इस खबर के फैलने के बाद कोई हमारे घर ना आती। सारा दिन मैं काम करती रहती और सास आराम करती रहती। मुझे उन्हें देखकर अफसोस होता था। एक रात मोहल्ले के कुछ लोगों ने बैठक लगाई और मेरे और पति देवर को वहाँ बुलाया। मैं जानती थी, कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा था वे लोग क्या बात करेंगे, मगर मैं दुआ कर रही थी कि वे ऐसा कुछ ना करे। मगर कभी कभी दुआ भी रद्द हो जाती है। इस रात वही हुआ था जिसका मुझे डर था। दोनों भाई झुके कंधों से घर में दाखिल हुए। मेरे पूछने पर पति ने एक नज़र मुझे देखा। मैंने बेचैनी से अपने पति से पूछा कि कुछ तो बताएं। उनके जवाब पर मेरे हाथों से उसका बाजू छूट गया। ये क्या हो गया था, अब क्या होगा। मैंने मुंह पर हाथ रखकर सोचा, उन लोगों ने फैसला क्या किया था कि वे हमें अब इस मोहल्ले में नहीं रहने देंगे, इसलिए कल सुबह तक हम लोग वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएं। मगर रातों रात हम कहाँ जाएंगे। मेरा तो दिमाग खराब होने लगा था। रात बहुत तकलीफ में गुजरी थी। सोच सोच कर सर भारी हो गया था और दर्द करने लगा था। अगली सुबह बहुत भारी थी। बहुत मिन्नत करके हमें मोहल्ले में रहने की इजाज़त तो मिल गई थी मगर उन लोगों ने सास को निकालने का फैसला किया तो हमने डिलीवरी तक का वक्त मांग लिया था, जिस पर वह सब बहुत मुश्किल से राज़ी हुए। कुछ दिन बाकी थे और फिर कुछ ही दिन यूं ही गुजर गए और डिलीवरी का वक्त आ पहुंचा। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ सभी मोहल्ले वाले हमारे घर जमा थे मगर बच्चे को देखकर सबकी चीख निकल गई क्योंकि वह आधा था और इस हालात में सबको दुख भी था और सबको ये भी पता था ये सज़ा है उस उम्र में इस गुनाह को करने की, जिसकी सज़ा बहुत सख्त है और जिसकी कोई माफ़ी नहीं। सास की हालत बहुत नाजुक थी। इस बच्चे को दफन करने का फैसला किया गया। कब्रिस्तान हमारे घर के करीब ही था। तभी मैं छत पर खड़ी देख रही थी कि कुछ मोहल्लेदार साथ थे। मेरे पति और देवर उस बच्चे को लेकर कब्रिस्तान में खड़े थे। कुछ मोहल्ले के लड़के खबर बना रहे थे। वे जैसे ही फारिग हुए मेरा पति उस बच्चे को खबर की तरफ ले गया
मगर जैसे उसे खबर में रखने लगा वहाँ वह फ़कीर आ गया। सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए। वे लोग जानते थे वह बच्चा उस फ़कीर की औलाद था। अभी वह लोग कुछ समझते कि वह क्यों आया है। उसने आगे जाकर तेजी से मेरे पति के हाथ से बच्चा छीन लिया और उसे सीने से लगाकर खड़ा हो गया। उसे दफन करना है, इसलिए हमें दे दो। मेरे देवर ने उसके हाथों से बच्चा छीनना चाहा, मगर वह शोर करने लग गया। उसने बहुत शोर किया, सभी उस पर परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों कर रहा है। उसी वक्त मेरी सास गिरती फिरती वहां पहुंची। उन्हें देखकर मैं चौंक गई और मोहल्लेदार और मेरा पति देवर परेशान हो गए। मैंने सास को भी देखा, वहां जाने का सोचा और नीचे की तरफ भागी। तेजी से सीढ़ियों से उतरते भागते हुए कब्रिस्तान पहुंची। मेरे पहुंचने तक वहां बहस शुरू हो गई थी। फकीर की बातें सुनकर मेरे चेहरे पर हैरत हुई। तुम देख क्या रही हो? लेकर जाओ माँ को यहाँ से, मेरे पति ने मुझे देखकर चिल्लाकर कहा। तो मैंने हड़बड़ा कर उन्हें देखा और उनके घूमने पर जल्दी से सास के पास गई। मैंने जैसे ही सास को पकड़ा, फकीर चिल्लाने लगा और कहा, अभी से लेकर मत जाओ। उसकी बात पर मैंने पलट कर उसे देखा। जाओ तुम, छोड़ो उसे, पति ने गुस्से से कहा। अभी मैं एक कदम चलती जब फकीर की बात पर मेरे कदम पत्थर हो गए। फकीर ने ऐसी बात बताई कि सबके होश उड़ गए। मेरी पकड़ सास के गरज से कमजोर हो गई, जो पहले ही बेहाल थी। मेरे छोड़ने पर लड़खड़ा गई, मगर गिरी नहीं। वह वहीं जमीन पर बैठ चुकी थी। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे वह झूठ बोल रहा हो। भला कोई औरत इस हद तक कैसे जा सकती है? यकीनन झूठ बोल रहा था। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको अनसुना कर दिया और वापस घर की तरफ जाने लगी, जब एकदम मेरे सामने खड़ा हुआ और जो बोलने लगा। उसकी बात सुनकर सांस रुक गई। मैंने पलटकर अपनी सास को देखा, जो सर झुकाए खड़ी थी। मैं इसलिए उनसे कुछ पूछने लगी थी, इसलिए मैंने 2 कदम उसकी तरफ लिए और तभी फकीर की बात सुनकर मेरे कदमों से ज़मीन खिसक गई कि उसने कहा उस औरत ने अपने पति का कत्ल किया है। उसकी बात पर मेरे कदमों से जान निकल गई। ज़िंदगी में पहली बार मेरी यह हालत थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरी सास ने मेरे ससुर का कत्ल क्यों किया। ये कोई ख्वाब था? अगर नहीं तो हो जाता, अगर था तो मैं उस वक्त जानती कि मेरी आंखें जल्दी खुल जाए। मगर अफसोस वह कोई ख्वाब नहीं था, वह हकीकत थी। उस फकीर की मुलाकात जब मेरी सास से हुई तब मेरे ससुर की हालत ठीक थी, मगर फिर सास ने उस फकीर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था, जिसके जरिए मेरी सास और फकीर ने खाने में नशा डालकर ससुर को देना शुरू कर दिया, जिससे वे बीमार रहने लगे। उनकी भूख कम कर दी। उन्हें खाना वक्त पर ना देने से, उनके अंदर नशे की आदत से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और वे दोनों उन्हें तड़पा देख रहे थे। मेरी सास ने शुरू से अपने बच्चों के दिनों में अपने पति यानी उनके बाप के लिए नफरत डाल दी थी, क्योंकि उनकी शादी ज़बरदस्ती हुई थी। उस चीज़ का बदला उन्होंने औलाद को उनसे दूर करके लिया था और इसी नफरत की वजह से उन्होंने ससुर की जान ली और उस फकीर की शर्त के मुताबिक उनके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखा, जिसकी सज़ा उन्हें इस बच्चे के ज़रिए मिली। मैं सब सुनकर इस कदर दिमागी तौर पर बेहाल हो चुकी थी कि मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। जैसे ही मैं पलटी, सामने पापा को खड़े देखकर मेरी रूह कांप गई और मैं वहीं ज़मीन पर बेहोश हो गई। वहाँ से मुझे कौन लाया, कैसे लाया, मुझे नहीं पता था। मेरे पापा को ना जाने कैसे इस वाक़ये की खबर मिली थी, तभी वह वहाँ पहुँचे थे। इसके बाद मेरी आँख मेरे पापा के घर खुली। पापा ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। इस दिन के बाद मैंने वहाँ वापस जाने से साफ मना कर दिया। मेरे पति मुझे तलाक देने पर राज़ी नहीं हुए। आज तक पापा उसके साथ मुझे भेजने पर नहीं माने। वह हर महीने आता है और हारे हुए ज्वारी की तरह वापस जाता है। मैं नहीं जानती मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा है। 5 साल गुजर चुके हैं और आगे भी शायद यूं ही जिंदगी गुजारनी है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी।